हेलो दोस्तों, आज क्लास 10 साइंस का सब्जेक्टिव इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुणों को लिखिए। चलिए, आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण निम्न हैं। पहला है, चुंबक क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। जैसे मान लो कि यह इसमें दो ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव। यह हमेशा क्या करता है, उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव में क्या करता है, प्रवेश करता है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव में क्या करता है, प्रवेश करता है। तो पहला पॉइंट हो गया, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। जो ये देख देख रहे हैं दोस्तों, यह कभी भी यह एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। दूसरा पॉइंट है, चुंबक के क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। चुंबक क्षेत्र रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी में प्रवेश करती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल दर्पण में बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। चलिए देखो दोस्तों, अवतल दर्पण एक अवतल दर्पण है। इसमें जब वस्तु को कहाँ रखा जाएगा, वक्रता केंद्र सी पर। ठीक है, वक्रता केंद्र सी पर रखा जाएगा। जब जब वक्रता केंद्र सी पर रखा जाएगा तो एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ये भी। ठीक है, एक समांतर जाएगी और समांतर जाने के बाद कहाँ से रिटर्न होगा, एक फोकस से रिटर्न हो जाएगा। फिर एक फोकस से जाएगा, फिर कहाँ से चला जाएगा, यह रेखा समांतर चली जाएगी। तो इसका जो कहाँ मिल रहा है, वह ए डैश पर मिल रहा है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा, सी पर। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक एवं उल्टा होगा क्योंकि नीचे बन रहा है। प्रतिबिंब की साइज क्या होगा, समसामयिक। जितना बड़ा वस्तु रखे उतने बड़ा फिगर भी बन रहा है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, उदाहरण दें। चलिए देखिए दोस्तों, उभयधर्मी ऑक्साइड वैसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं उसे उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या बनाता है, लवण और जल, उसे क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। जैसे ZnO, Al3O2। आधुनिक आवर्त नियम क्या है, आंसर। इस नियम के अनुसार तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म के परमाणु संख्याओं के आवर्त फलन होते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। पित्त का क्या कार्य है, पित्त का कार्य भोजन को अम्लीय माध्यम को क्षारीय बना देता है, पहला। दूसरा है, लाइपेज एंजाइम को सक्रिय करता है। इसके बाद 6 क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण दें। पारितंत्र में हर जीव अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर रहती है तथा आपस में एक श्रृंखला बनाती है। इसे श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। जैसे कि देखो, घास, घास को कौन खाता है, हिरण, हिरण को कौन खाता है, बाघ। इसी प्रकार देखो, घास को कौन खाता है, कीट, कीट को कौन खाता है, मेढक, मेढक को कौन खाता है, सांप, सांप के बाद बाज। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी को बोलेंगे खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जीवों में होने वाले जनन की विधियों को लिखें। अब जनन की विधियों को लिखो। पहला हाइड्रा और बी राइजोपस। हाइड्रा किसके द्वारा होता है, मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, यह एक अलैंगिक जनन है। राइजोपस, राइजोपस बीजाणु गठन होता है, अलैंगिक जनन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण है, इसे दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है। इसमें 3 क्वेश्चन है। निकट दृष्टि दोष, पहला निकट दृष्टि दोष ऐसा दृष्टि दोष जिसे निकट की वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख स्पष्ट देख सकते हैं परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, तो इस प्रकार को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। कारण है नेत्र लेंस की वक्रता को अधिक हो जाना। इसका कारण क्या, नेत्र की लेंस की वक्रता जो है क्या होना, अधिक हो जाना, नेत्र गोलक को लंबा हो जाना। और इसका संशोधन निकट दृष्टि दोष को निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 सेंटीमीटर या 5 कर देना दोस्त। 5 सेंटीमीटर साइज का कोई बीम को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए।
चलिए देखिए, बीम की ऊंचाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। बीम की दूरी दिया हुआ है, कितना दूरी पर रखा गया है 27 सेंटीमीटर। तो इसमें कौन सा दर्पण अवतल दर्पण है, तो क्या होगा माइनस होगा। फोकस दूरी क्या है 18 सेंटीमीटर, तो इस अवतल दर्पण है तो -18। निकालना प्रतिबिंब की दूरी, इसका साइज निकालना और प्रतिबिंब की प्रकृति। अब दर्पण है तो दर्पण सूत्र लगाएंगे, क्या होता है 1/f 1/v प्लस 1/u। 1/f करेंगे तो 1 फोकस कितना है -18 इक्वल टू 1/v प्लस 1/ दूरी कितना है -27। जब इधर करेंगे तो इसको एलसीएम लेंगे तो 54 हो जाएगा, तो माइनस तो इसको सॉल्व करेंगे तो -54 सेंटीमीटर आए। m इक्वल टू -v/u इक्वल टू h डैश/h। आवर्धन इसको बोलेंगे आवर्धन, आवर्धन ठीक है। इसको काटेंगे तो -2 h -10 सेंटीमीटर। जब माइनस में आ गया तो प्रतिबिंब दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर उल्टा तथा वास्तविक बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संयोजन अभिक्रिया वियोजन के विपरीत है, कैसे उदाहरण से समझाइए। चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक, संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करिए एक उत्पाद का निर्माण करता है। जैसे देखो संयोजन अभिक्रिया, इसमें देखो CaO प्लस H2O, इसमें क्या है दोनों दो अभिकारक है, एकल अभिकारक का उत्पाद कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। जबकि वियोजन अभिक्रिया एक अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। वियोजन अभिक्रिया जैसे कि CaCO3 यह क्या कर रहा है CO प्लस CO2 इसका निर्माण कर रहा है, ठीक है। जैसे संयोजन अभिक्रिया करेंगे दो अभिकारक क्या करें मिलकर एक कल का निर्माण करेंगे, A प्लस B मिलकर क्या करेगा C का निर्माण करेगा, एकल करेगा, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा, अगर यहाँ C है तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, A प्लस B का निर्माण करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्या कमियां थी, उसने आधुनिक आवर्त सारणी में किस प्रकार दूर किया गया। मेंडलीव आवर्त सारणी में निम्नलिखित खामियां थी, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन को सही स्थान नहीं दिया गया, इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन को सही स्थान पर नहीं दिया गया। इसमें समस्थानिक को कोई सही स्थान नहीं दिया गया। इसमें अक्रिय गैस का कोई स्थान नहीं है, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस को वर्ग 18 में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर का, कार्बन के इतने अधिक यौगिक होने के क्या कारण। कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिसके कारण वह 4 अन्य तत्वों से जुड़कर आसानी से आबंध बना सकती है। इसी गुण के कारण कार्बन इतने अधिक यौगिक कहते हैं, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितना 4 होती है, या किसी भी से अभिक्रिया कर या बना सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोहरा परिसंचरण क्या कहते हैं। दोहरा परिसंचरण मनुष्य में रक्त को एक चक्कर पूरा करने के लिए इसे हृदय में से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है। इसे मनुष्य में दोहरा परिसंचरण कहते हैं। शिराओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त हृदय में लाया जाता है और हृदय उसे शुद्ध होने के लिए फुफ्फुस में भेज दिया जाता है। जैसे देखो फुफ्फुस में जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर विसरित हो जाती है और ऑक्सीजन रक्त में आ जाती है। इस प्रकार ऑक्सीजन युक्त रक्त पुनः हृदय में आता है, जिसे शरीर के अंगों में पहुँचाने के लिए पंप कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार करते हैं। ऊर्जा के स्रोत के रूप में हम सौर ऊर्जा का उपयोग अनेक प्रकार से करते हैं, जिसमें से प्रमुख है सौर पैनल। और सौर पैनल ऊर्जा का प्रमुख विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सौर पैनल बहुत सारी सेलों का समूह होता है। सौर पैनल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना बिजली उत्पन्न करती है। इसमें किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। सौर पैनल के सौर सेलों में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सौर पैनल का रखरखाव सस्ता है, इसलिए आजकल सौर पैनल का उपयोग बहुतायत मात्रा में करके बिजली उत्पादन किया जा रहा है।
इसके अलावा सौर कुकर के रूप में भी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चालक 15 का ये क्वेश्चन, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करती है? किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। तार की लंबाई, किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई का समानुपाती होती है। नेक्स्ट दूसरा है, चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का कर्मानुपाती होता है। तीसरा है, किसी चालक का प्रतिरोध उसे चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 15 का भी है, प्रतिरोध 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, तीन प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजन करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 11 ओम 1 ओम। 11 ओम प्राप्त करने के लिए 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम का श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। जैसे R = R1 + R2 + R3, 2 3 6 कितना ओम, 6 3 9 2 11 ओम। आगे पहला का सेकंड को क्या करें, प्रतिरोध 1 ओम प्राप्त करने के लिए इसको पासर क्रम में जोड़ देंगे। 1/R 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 जब करेंगे तो 1 ओम आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डायनेमो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायनेमो क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पर्यावर्ती धारा डायनेमो की बनावट एवं कार्य का वर्णन कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन है। डायनेमो क्या है, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पर्यावर्ती धारा डायनेमो की बनावट एवं कार्य। चलिए आंसर इसका देखते हैं। डायनेमो एक ऐसा उपकरण है जो आंतरिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सिद्धांत, यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पर्यावर्ती धारा डायनेमो आंतरिक ऊर्जा को पर्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है, उसे पर्यावर्ती धारा डायनेमो या जनरेटर भी कहा जाता है। इसका पर्यावर्ती धारा डायनेमो की बनावट एवं कार्य। चलिए देखो ये बनावट क्या है, एक डायनेमो है। बनावट, विद्युत जनित में एक आयताकार कुंडली होती है, इसको क्या बोलेंगे, आयताकार कुंडली। जैसे आयताकार कुंडली बोलेंगे, जो एक शक्तिशाली चुंबक के दो ध्रुवों के बीच रखा जाता है। देखो 2 ध्रुवों के बीच रखा जाता है, चुंबक हो गया। कुंडली के दोनों सिरों क्रमशः R1 एवं R2 वलयों से जुड़ा हुआ, जो R1 और R2 जो है यहाँ वलय, विभक्त वलय बोला जाता है इसको, ठीक है। विभक्त वलय R1 ब्रश B1 तथा विभक्त वलय R2 ब्रश B2 से जुड़ा हुआ है, B1 और B2 से जुड़ा हुआ है। दोनों ब्रशों को एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है, इसको क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर, जी गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया जाता है। क्या भी, जब कुंडली को चुंबक क्षेत्र में इस प्रकार घुमाया जाता है कि भुजा ये भी ऊपर और सीढ़ी नीचे की, ये भी क्या होगा, ये भी ऊपर की ओर जाएगा और सीढ़ी यह जो है इस तरह घुमाते, ये भी ऊपर की ओर सीढ़ी नीचे की ओर गति करे। तो तब फिल्मिंग पे दाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली में धारा की दिशा ABCD की ओर होगी। यदि कुंडली में फेरों की संख्या अधिक हो तो एक शक्तिशाली धारा का निर्माण करती है। आधे चक्कर के बाद जब ये भी नीचे की ओर भुज सीढ़ी के ऊपर गति करते थे तब विद्युतधारा की दिशा DC ये भी हो जाती है। धारा की दिशा में परिवर्तन प्रत्येक आधे चक्कर के बाद होती है। इसी धारा जो प्रत्येक आधे चक्कर के बाद अपनी दिशा में, उसे पर्यावर्ती धारा कहते हैं। पर्यावर्ती जो धारा है वह उत्पन्न करने वाली युक्ति पर्यावर्ती धारा जनित्र कहलाती है। चलिए नेक्स्ट। चलिए इसको क्या करना, संतुलित करना। देखिए नाइट्रोजन इधर कितना है, 2, इधर 1 है, तो इधर क्या करेंगे, 2 से इंटू कर देंगे, 2 से इंटू करेंगे, नाइट्रोजन 2 हो गया, इधर 2, हाइड्रोजन कितना, 2 3 दूनी 6 हो गया, तो हाइड्रोजन यहाँ क्या करेंगे, 3 से इंटू कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है Fe, इधर कितना 1, इधर कितना 3 है, तो इसको क्या करेंगे, 3 से इंटू कर देंगे, तो हो जाएगा 3Fe प्लस H2O है, H2O, हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर 2, ठीक है। ऑक्सीजन कितना 4 है, इधर कितना 1 है, तो इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो होगा
4 ऑक्सीजन हो गया, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन हो गया, तो यहाँ भी क्या करेंगे 4 से इंटू कर देंगे। एंड ये Cl Ag या तो बैलेंस है, H2 H हाइड्रोजन एक है, इधर 2 है, तो यहाँ क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन 2, ठीक है। MgHCl MgCl2 Cl2 है, तो यहाँ 2 से कर देंगे, Mg, ठीक है, हाइड्रोजन कितना 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के पाचन तंत्र पर नामांकित थी, इसको क्या करना है, यह चित्र बना देना, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, ठीक। मानव में लिंग का निर्धारण विशेष लिंग गुणसूत्रों के आधार पर होता है। नर में XY गुणसूत्र, मादा में XX गुणसूत्र पाया जाता है। मादा में XX और नर में क्या पाया जाता है, XY गुणसूत्र पाया जाता है। स्त्री के X लिंग गुणसूत्र से मिलता है, तो इससे XX जोड़ बनता है, क्या होता है, XX जोड़ बनता है, जिसे लड़की के रूप में, मादा लड़की के रूप में होगी। लेकिन जब पुरुष Y लिंग गुणसूत्र स्त्री के लिंग X गुणसूत्र से मिलकर निषेचन करे तो XY बनेगा, जिससे लड़का। चलिए नेक्स्ट, बस लास्ट क्वेश्चन था।